नमस्कार। 12वीं राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कौन से हैं जिनको सरकार या शासन के द्वारा वर्तमान में नियम और कानून के रूप में लागू किया गया है। तो हमने पिछली कक्षा में नीति निर्देशक तत्वों के जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास किया था। आज की कक्षा के अंदर भी हम नीति निर्देशक तत्वों के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को हम उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों के महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उदाहरण के रूप में इसलिए यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व जिसमें लोक कल्याणकारी, समाज के कल्याण के लिए और एक अच्छे शासन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमारी सरकार, हमारा शासन समय समय पर लागू करता है नियम और कानून के रूप में। तो आज की कक्षा में हम जो नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण बातें जो उदाहरण के रूप में हैं वो रह गई हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के और कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो हमारे समाज और राष्ट्र और शासन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, जिन्हें वर्तमान में लागू किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े उद्योग हैं जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होता है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, उन बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। राष्ट्रीयकरण से मतलब है कि ये उद्योग सरकार यानी राष्ट्र की संपत्ति होंगे, जनता यानी कि हमारे देश की जनता की संपत्ति होंगे और इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का यानी सरकार का अधिकार होगा, जनता का अधिकार होगा। इसलिए जब किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उसके ऊपर किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सरकार यानी शासन का अधिकार होता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे देश का अधिकार होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का हमारा लक्ष्य था आर्थिक समानता की स्थापना। हमारे देश में आर्थिक समानता लाने के लिए, अमीरी गरीबी की खाई को दूर करने के लिए और लोगों को आर्थिक विकास करने के लिए, या हम कह सकते कि समाज के प्रत्येक वर्ग में आर्थिक समानता लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों का हमारे देश की सरकार की ओर से राष्ट्रीयकरण किया गया। और यही बात नीति निर्देशक तत्व में कही गई है कि बड़े बड़े उद्योगों का जो महत्वपूर्ण उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में आर्थिक समानता आ सके। तो हमारे देश की सरकार ने और हमारे देश की संसद ने कानून और नियम के अनुसार आर्थिक समानता लाने के लिए बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। तो कौन से उद्योग हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे है, जैसे जीवन बीमा। हम जानते हैं कि बीमा जो कंपनी है LIC है, तो वह हमारी सरकारी कंपनी है जिसके ऊपर सरकार का अधिकार है और जिसके कारण से इसका लाभ देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होता है। इसके नियमों का पालन सभी को समान रूप से करना पड़ता है। तो ये जीवन बीमा भी एक इसका उदाहरण है। दूसरा है परिवहन यानी परिवहन उद्योग, जहाँ पे हमारे देश की सरकार का अधिकार है और जितने भी परिवहन क्षेत्र में वाहन हैं या उनका रख रखाव है या उनका संचालन है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार है और सभी नागरिक इसकी सुविधा का समान रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। कोयला की बात करें तो कोयला क्षेत्र के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे देश की सरकार का इस कोयला क्षेत्र की कंपनी पर अपना अधिकार है, ताकि कोयला का उपयोग जो है हमारे देश के सभी वर्गों के द्वारा हो सके या सभी वर्गों को कोयले का लाभ मिल सके। हम जानते हैं कि बड़े बड़े उद्योगों में, वस्तुओं के उत्पादन में और रेल यातायात में या अन्य किसी कार्य के लिए
कोयले को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसलिए इस उद्योग का लाभ देश के सभी नागरिकों को मिले, इससे बनने वाली प्रत्येक वस्तुएं या ऊर्जा का लाभ देश के सभी नागरिकों को मिले, इसलिए जो कोयला उद्योग है उसके ऊपर भी हमारी सरकार का अधिकार है। खान की बात करें तो विभिन्न प्रकार की खानें होती हैं, ठीक है ना, धातु की खानें होती हैं, ठीक है ना, पत्थरों की खानें होती हैं। तो जितनी भी खानें हैं, इन खानों से निकलने वाले बहुमूल्य पत्थर, धातु, उनके ऊपर देश के सभी नागरिकों का अधिकार है और सभी को इससे बनने वाली वस्तुओं का लाभ मिल सके, इसलिए विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण खानों के ऊपर भी हमारी सरकार का अधिकार है, यानी इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया है। हम बात करते हैं पर्यटन उद्योग, तो इसके ऊपर भी हमारा जो शासन है, हमारी जो सरकार है, उसका अधिकार है, यानी इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया है। देश की प्रमुख महत्वपूर्ण बैंक है, उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि SBI जिसे हम कहते हैं, या हम कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंकें हैं जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, यानी हमारी सरकार का अधिकार है, जिसके कारण से बैंकों के द्वारा देश के सभी नागरिकों को समान रूप से लाभ मिल सके और सुविधा मिल सके। तो यहाँ पे जितने भी है ना ये उद्योगों के नाम दिए हुए हैं, ये सारे उदाहरण हमको ये बताते हैं कि देश के जो बड़े बड़े उद्योग की कंपनियां हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करने का एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश में आर्थिक समानता आ सके, ठीक है। इसलिए नीति निर्देशक तत्व के इस बिंदु को नियम और कानून के रूप में हमारे संविधान के द्वारा देश में लागू किया गया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है नीति निर्देशक तत्व का न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्याय के क्षेत्र में कैसे सुधार लाना, तो नीति निर्देशक तत्वों के इस बिंदु को भी यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में देखेंगे कि कैसे हमारे देश में शासन व्यवस्था के द्वारा इसे नियम और कानून के रूप में लागू किया गया है, ठीक है। सस्ता व शीघ्र न्याय प्राप्त करना। हमारे देश में नागरिकों को सस्ता न्याय से मतलब है कि नागरिक को अगर बहुत ही शीघ्र न्याय मिलेगा, यानी कि कम समय में नागरिक को न्याय प्राप्त हो जाएगा और उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो उसे ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। इसलिए सस्ता व शीघ्र न्याय प्राप्त करने के लिए लोक अदालतों की स्थापना करना, ये जो आइडिया है वो नीति निर्देशक तत्व से आया है, ठीक है ना। और इसमें कहा गया है कि हमारे देश में लोक अदालतों की स्थापना होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा है कि त्वरित न्यायालय व्यवस्था। त्वरित न्यायालय का मतलब है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो बहुत ही कम समय में जल्दी फैसला देती हैं। ऐसी कोर्ट की स्थापना करना, ऐसे न्यायालय की स्थापना करना, जिससे कि लोगों को तुरंत बहुत ही कम समय में यानी शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। तो ऐसे अदालतों यानी ऐसे कोर्ट की स्थापना करने की बात नीति निर्देशक तत्व में कही गई है, जिसको हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु लागू किया गया है, ठीक है ना। यानी ये व्यवस्था भी हमारे देश में मौजूद है। तीसरा है अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की, कि हमारे देश में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा बहुत आवश्यक है। और ये जो आइडिया है, ये जो मतलब बात है, ये हमें नीति निर्देशक तत्व से प्राप्त हुई है और हमने इसे देश में एक अनिवार्य कानून के रूप में लागू कर दिया है। वर्तमान में ये मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों के रूप में लागू है। हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार के रूप में भी देश के नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार यानी कि ये ऐसा अधिकार जिसे कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, सरकार प्रतिबंधित नहीं कर सकती। और इसे मूल कर्तव्य के रूप में भी लागू किया गया, यानी हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। तो ये जो आइडिया नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है कि अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सभी बालकों को मिले, जिसमें यह कानून जो है 86वें संशोधन, यानी हमारे देश में 86वां संशोधन हुआ था, उसमें कानून बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, उन बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, यानी सभी बालकों को यह शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो कि अनिवार्य है, निःशुल्क है।
और सभी माता पिता का अधिकार होगा या सभी माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है, मूल शिक्षा है, वह बच्चों को दे। ठीक है ना। और बच्चों को ये शिक्षा प्राप्त करने से न तो सरकार रोक सकती है और न समाज रोक सकता है, न माता पिता रोक सकते हैं। ये एक मौलिक अधिकार है जो 86वें संशोधन के तहत देश में लागू किया गया और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने का कानून बनाया गया, यानी मौलिक कानून बनाया गया। दूसरा इसमें बताया गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिड डे मील और शिक्षा अभियान जैसे शैक्षिक कार्यक्रम भी हमारे देश में चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि सरकारी विद्यालय में बच्चों को बुलाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम के तहत बच्चों को भोजन दिया जाता है, एक समय का भोजन करवाया जाता है ताकि इस लालच में बच्चे पढ़ने आए। जिन बच्चों को, गरीब बच्चों को भोजन नहीं मिलता है, उन्हें विद्यालय में भोजन मिल जाए और वो वहां पे शिक्षा प्राप्त करें, यानी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करें ताकि उनको लिखना, पढ़ना और बोलना आ सके और वो अपने भविष्य के बारे में सही निर्णय ले सके, उनका शैक्षिक विकास हो सके, उनका सामाजिक विकास हो सके। इसलिए मिड डे मील जैसे कार्यक्रम के द्वारा और हर गांव-गांव में, हर शहर-शहर में शिक्षा अभियान के माध्यम से भी लोगों को और बच्चों को साक्षर करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देश के सभी बालकों को प्राप्त हो, जिसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। और 86वें संशोधन के द्वारा हमारे देश में इसे मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला बिंदु है सामाजिक सुरक्षा। ये भी नीति निर्देशक तत्व का एक बिंदु है जिसे हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में देख रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा को भी एक कानून के रूप में लागू किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख है। इसमें हम देखते हैं क्या बात है, नागरिकों के सामाजिक उत्थान। उत्थान से मतलब है कि नागरिकों का सामाजिक विकास करने के लिए और वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्यक्रम सरकार के द्वारा देश में लागू किया गया। स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यक्रम हमारे देश में लागू किया गया। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे देश के अंदर जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जिसमें 750 रुपए और 500 रुपए ऐसे अलग अलग स्त्री व पुरुष को पेंशन प्राप्त होती है। ठीक है ना। और इसमें जो पेंशन योजना है वह सरकार की अलग अलग योजना के माध्यम से देश के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको ये लाभ दिया जाता है पेंशन का। तो हमारे देश में वृद्धावस्था पेंशन योजना भी नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। स्वास्थ्य बीमा योजना यानी देश के लोगों का स्वास्थ्य बीमा करना, ठीक है ना, ताकि देश के लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित हो सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये जो कानून है, ये जो योजना है, ये पूरा योजना का नाम है यहां से लेकर 2005 तक, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं महानरेगा। आप सभी ने नाम सुना होगा, अखबार में या किसी पुस्तक में देखा होगा या टीवी पर देखा होगा। महानरेगा योजना, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में महानरेगा भी कहते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं महानरेगा, ठीक है, ये इसका शॉर्ट नाम है। और इस शॉर्ट नाम का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है ना। तो ये जितनी भी योजना है, इन सभी योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा स्थापित करना, देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देना, जिससे कि देश में वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक लाभ मिल सके, हमारे देश में नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित हो सके और हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। यानी 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है और ये कार्यक्रम, ये योजना आज भी वर्तमान में लागू है। पांचवा है संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। अब संपत्ति के अधिकार के अंदर क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार माना जाता था। देश में 7 मौलिक अधिकार थे, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्राप्त थे, लेकिन आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया है।
ये इसलिए हटा दिया गया क्योंकि संपत्ति किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के ऊपर राष्ट्र का अधिकार होता है, देश का अधिकार होता है और देश के पूरे समाज का अधिकार होता है। इसलिए संपत्ति के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। इसलिए संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन किया गया। इस मौलिक अधिकार को बदलकर क्या किया गया, सामान्य कानून बनाया। और इसमें परिवर्तन लाने के लिए 44वें संशोधन यानी हमारे देश में हमारी सरकार के द्वारा संसद में 44वां संशोधन किया गया और मूल अधिकारों की सूची यानी हमारे 7 मूल अधिकार थे, ठीक है ना। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से इसे हटा दिया गया और इसको हटाकर 6 मौलिक अधिकार बचे और इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। सामान्य कानूनी अधिकार यानी एक सामान्य कानून बनाया गया और सामान्य कानून का मतलब होता है कि इसमें कभी भी हमारी देश की संसद या हमारे देश की सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है, सुधार कर सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति होती है और समय आने पर सरकार आपकी संपत्ति राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए आपसे ले सकती है, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु है ये भी नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। इसके बाद हमारा बिंदु आता है समान कार्य हेतु समान वेतन। ये भी नीति निर्देशक तत्व का बिंदु है, जिसे उदाहरण के रूप में यहां हम देख रहे हैं। समान कार्य समान वेतन बिल्कुल सरल है, यानी ये हमें कह रहा है कि चाहे स्त्री है या पुरुष है, दोनों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी मिलनी चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ग यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि SC, ST, OBC हमारे समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं। वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग यानी स्त्री पुरुष के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, ठीक है ना। लिंग के आधार पर देखें तो स्त्री पुरुष है तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति मान लो कोई निम्न जाति का व्यक्ति है तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, या SC, ST या OBC का है तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है ना। आजीविका का मतलब है यानी रोजगार प्राप्त करना या अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जो हमारा धन प्राप्ति का साधन है, जिस कार्य से धन प्राप्त होता है वो आजीविका है। तो आजीविका में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने और कार्य करने में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। सभी को कार्य करने और रोजगार प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। समान कार्य के लिए समान वेतन का कानून हमारे देश में मौजूद है। हमारा जो अंतिम बिंदु है, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, ठीक है। भारत में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया है और इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को हमने अभी तक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा और समझा कि ये सारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो उदाहरण के रूप में हैं, वर्तमान में कानून के रूप में हमारे देश में लागू हैं, जिससे कि एक लोक कल्याणकारी समाज बन सके और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ठीक है ना। तो केंद्र जो हमारे दिल्ली में केंद्र सरकार है, राज्य यानी हमारे देश के सभी राज्यों में अलग अलग सरकार हैं। तो केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें एक अच्छे शासन के लिए और अपने नागरिकों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए पंथ निरपेक्ष के नियम को लागू किया गया है, जिसका मतलब है कि सभी धर्म के लोग समान हैं, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ विशेष नहीं है, सभी धर्म समान है, कोई विशेष नहीं है और सभी को समान धार्मिक अधिकार है। समाजवादी यानी समाज के अंदर सभी वर्ग समान है और सभी वर्गों के कल्याण और विकास के लिए सरकार कार्य करेगी। दूसरा है कि लोक कल्याणकारी राज्य यानी ऐसा राज्य जिसमें जनता का शासन हो और जनता के द्वारा सरकार जो है वो चुनी जाती हो और जिसमें जनता को मौलिक अधिकार के अलावा और भी बहुत सारे अधिकार और संसाधन समान रूप से प्राप्त हो और किसी के साथ भेदभाव न हो। इस प्रकार की
सरकार और है ना इस प्रकार की शासन व्यवस्था को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इनकी स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाता है और इन्हें लागू किया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा आज की हमारी कक्षा में कि नीति निर्देशक तत्व जो उदाहरण के रूप में आज हमने अपनी कक्षा में पढ़े हैं, ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण